अब हम लोगों एक हमारे पास आई में गुड आफ्टरनून। हम लोग थर्मोडायनेमिक चैप्टर शुरू कर चुके थे, जिसमें कल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक के कुछ जनरल पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम लोगों को आज के इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये हमने कल आपको बताया भी था, है ना। तो जरा समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो जरा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। चाहे इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेते हैं होता क्या है। समझ लो जरा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मेजर किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो मेजरेबल हो, जिनको कैलकुलेट किया जाए, जिनके सिग्निफिकेंस की हम लोग स्टडी कर पाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम की, हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर के बारे में, हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी के बारे में, तो ये या इंडेक्स के बारे में, तो ये जितने भी आपके हमने भी प्रॉपर्टी के नाम लिए, ये सारी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। जनरली हम लोग कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल हो, पहला पॉइंट, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग कैलकुलेट कर पाए, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके बल्क बिहेवियर की हम लोग स्टडी कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और ये किस पर स्टडी करते हैं? ये हम लोग सिस्टम पर स्टडी करते हैं, और सिस्टम के बारे में हमने कल आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था। तो देखो जरा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज जरा इसको डिफाइन करता हूं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज Cl negative plus also known as gives Cl2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। अब बारी आती है इसके डेफिनेशन की, है ना। तो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए, जिनको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जिनके हम लोग बिहेवियर के बारे में, बल्क बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो हम लोग लिख सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज which can measured, calculated and predicted using the thermodynamic studies of system is called thermodynamic properties। देखो बेटा क्या लिखा है, किसी भी सिस्टम की वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिनकी हम लोग स्टडी कर पाते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर पाए, जिनको हम लोग कैलकुलेट कर पाए, या हम जिसकी प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब इसी को दूसरी वर्डिंग में बल्क बिहेवियर के रिस्पेक्ट में भी बोला गया। क्या बोला गया? तो डेफिनेशन, तो ये तो आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत करने के पहले भी आपको बताया था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी हो, जिनको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जिनकी हम लोग बल्क बिहेवियर की स्टडी कर पाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरे फॉर्म में इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको अभी इसका एक डेफिनेशन बताया, अदर वर्डिंग में कैसे बोला जाएगा वो भी समझ लो। द प्रॉपर्टीज
of the system which arises from the bulk behavior of matter are called macroscopic property. Macroscopic properties और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, दोनों डेफिनेशंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग है। क्या? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मेजर किया जाए, जिनको कैलकुलेटेड किया जाए, जिनकी प्रिडिक्शन की जाए, उनको जिन प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टडी में। तो उनको क्या बोला गया? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इसको दूसरी वर्डिंग में क्या बोला गया वो भी समझ लो। क्या बोला गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइजेस फ्रॉम द बल्क बिहेवियर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पर डिपेंडेबल हो? बल्क बिहेवियर पर डिपेंडेबल हो। आई मीन सिस्टम में जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं और जिसके ऊपर सिस्टम डिपेंडेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि मैंने क्या बताया, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टडीज में हेल्पफुल है, जिनकी हम लोग स्टडी कर पाते हैं, जिनको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, ना सिंपल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के बल्क बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टीज को सिस्टम पर डिपेंडेबल होके दो तरीके से डिवाइड किया गया है। समझ लो, जैसे मैंने अभी आपको बोला वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। अभी कुछ ऐसे वर्ड इसमें ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने बोला एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी जो नई नई वर्डिंग है, ये नए नए वर्ड्स के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। अभी आप लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, हम सारी बातें इनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के बल्क बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करें, मैटर के बल्क बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए जरा, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर हम लोग, कौन कौन से फैक्टर्स पर जनरली हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम के। तो देखो जरा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एक्सेट्रा, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के, क्योंकि हम लोग इसी के बेस पर इनकी स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को टू टाइप से डिवाइड किया गया। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अब इन प्रॉपर्टीज को दो टाइप से डिवाइड किया गया। वो दो टाइप कौन से हैं? पहला आपका आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा आपका आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी सिस्टम में दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है ना। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। अब एक्सटेंसिव क्या है और इंटेंसिव क्या है वो भी समझ लो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग एक कंपेयर करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, मान लेते हैं अगर हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें हमने आपको बोला टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप कैसे जज करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक फैक्टर दे दिया जाएगा और फिर उसमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें बोला जाएगा कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, या ऊपर लिख देंगे विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। उस तरीके से भी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने आपको एक फैक्टर दिया टेम्परेचर, अब हमने आपको बोला कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, आई मीन टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, क्या टेम्परेचर अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल है? नहीं है, टेम्परेचर अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंडेबल है? टेम्परेचर नेचर के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे समझो, मान लेते हैं हमने एक गिलास पानी लिया और उसको रूम में रख दिया, दूसरा हमने एक बकेट पानी लिया और उसको भी रूम में रख दिया। दोनों के अमाउंट में, दोनों के वॉल्यूम में जमीन आसमान का अंतर है ना। दोनों के कंपैरिजन में अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, उसके मास की बात की जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो हम दोनों की अगर बात करते हैं, सिस्टम में टेम्परेचर की बात कर रहे हैं सिस्टम के, तो जितना टेम्परेचर उस एक गिलास पानी का होगा उतना ही टेम्परेचर उस बकेट का होगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर कैसा है? इक्वल है। तो क्या अमाउंट के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेबल है? नहीं, टेम्परेचर अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि इसी का अगर हम लोग उल्टा ले लेते हैं, मास की बात करते हैं, मास आपका क्या होगा? मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अभी हम ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। मैं बस अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के नेचर के ऊपर डिपेंडेबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जरा, विस्कोसिटी। यहाँ पर क्या लिखा है? सरफेस टेंशन। बताओ जरा, विस्कोसिटी इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा? विस्कोसिटी इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा? विस्कोसिटी इंटेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। विस्कोसिटी एक फैक्टर्स है, एक प्रॉपर्टीज है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। और बेसिकली विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी वहां पर काम करता है जहां पर लिक्विड हो, है ना, लिक्विड स्टेट में ही विस्कोसिटी काम करता है। तो लिक्विड की सरफेस आपस में फ्लो करते हैं, है ना। तो एक सरफेस, लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, है ना। उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी आपका क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। सरफेस टेंशन आपका क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी सिस्टम के नेचर के ऊपर डिपेंडेबल हो, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम लोगों को इन्हीं के बारे में समझना है। तो अभी तो हमने आपको दोनों बातों को जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बताया और समझाया। अभी हम इनको नोट भी करना है। देखो जरा कैसे नोट करेंगे, क्या होगी इनकी डेफिनेशन। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें। तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टीज which depends on amount of substance, amount of substance are called extensive property. अब अगर
सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहां पर लिख दिया मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल पर भी हम लोग बारी बारी बात करेंगे। सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। देखो ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या क्या? मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो ये किस पर डिपेंडेबल है? अमाउंट पर। और जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंडेबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब एक चीज और समझ लो, कभी अगर ये कंपैरिजन आ जाए कि एक्सटेंसिव कौन है, इंटेंसिव कौन है, तो एक चीज समझ लो, जिस किसी भी चीज को हम बीच से तोड़ पाए, जिस किसी भी प्रॉपर्टी को हम बीच से ब्रेक कर पाए और वो अफेक्टेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास एक मटेरियल है, एक हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका अपना वॉल्यूम V है। अगर हम ये कोई कंटेनर हमने ले लिया और इस कंटेनर को हम लोगों ने क्या किया? बीच से तोड़ दिया। अगर हम लोग इस कंटेनर को बीच से ब्रेक कर देते हैं, ध्यान से समझना बेटा, मान लेते हैं इसको बीच से हमने ब्रेक कर दिया। पहले इसका वॉल्यूम टोटल कितना था? कैपिटल V था, लेकिन बाद में ये कितना हो जाएगा? V/2 होगा कि नहीं? अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो आफ्टर ब्रेकिंग कितना होगा? V/2। अगर हम लोग इसके मास की बात करते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग कितना होगा? M/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड करने पर, जिसको तोड़ने पर, जिसको आधा करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो हमने अगर इस क्यूब को तोड़ दिया तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, मास भी आधा हो गया, है ना। अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें तो इस पोर्शन की हीट कैपेसिटी अलग होगी और इस पोर्शन की हीट कैपेसिटी अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग ऐसे ब्रेक कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी, जिस किसी भी प्रॉपर्टी में ब्रेक करने पर फर्क पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमने बोला इस पूरे क्यूब का जो टेम्परेचर है वो T है, हमने जब तोड़ दिया तो क्या दोनों के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? ये भी T/2 हो जाएगा, ये भी T/2 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, टेम्परेचर तो उतना ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, फ्री एनर्जी, ये सारे आपके क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसमें इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी, ये आपने अभी पढ़े नहीं है, ये हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये बात किसकी हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से समझ लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमने सिस्टम के प्रॉपर्टीज को ब्रेक कर देना है, सिस्टम को हम लोगों ने बीच से तोड़ देना है, और अगर तोड़ने के बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव बोलते हैं। अब बारी आती है इंटेंसिव की। देखिए बेटा, इंटेंसिव इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा। देखो जरा, अब हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टीज which do not depend on amount of substance. Amount of substance. It depends on, ऐसे लिख लेते हैं, the properties which do not depend on amount of substance is called intensive property. अब अगर अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है तो किस पर डिपेंडेबल है? अपने नेचर पर डिपेंडेबल है। ये बात भी हम लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस।
ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो जैसे मैंने लिख दिया डेंसिटी। डेंसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारी प्रॉपर्टी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। तो देखो जरा, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम लोग समझते हैं कि कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, अब मान लेते हैं हमारे पास हमने 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर का साइज ऐसा है, ठीक है, और इसमें कुछ वाटर रखा हुआ है। दूसरा कंटेनर हमने कुछ ज्यादा अमाउंट वाला ले लिया। अब हमने जो कंटेनर लिया उसमें कैपेसिटी कितनी कैसी है सब्सटेंस की? ज्यादा है। हमने इसके 2 फैक्टर्स पे बात करनी है। यहां पर भी कुछ मटेरियल भरा हुआ है। हमने दोनों की टेम्परेचर की बात की और दोनों कहां रखे हैं? हमारे मतलब एक ही प्लेस पर रखे हैं, है ना, लैब में रखे हैं। अगर इस वाले कंटेनर का टेम्परेचर T है तो इस वाले का क्या होगा? क्या इसका भी T होगा? इसका क्या T होगा? हाँ यस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर किस पर डिपेंडेबल है? नेचर के ऊपर, ना कि अमाउंट के ऊपर। तो जो इसका टेम्परेचर होगा, जो मान लेते हैं इस दोनों में पानी है, तो जो इस पानी का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर किसका होगा? इस पानी का होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे वो लिख देंगे? टेम्परेचर इज आ, और नीचे पे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ, नन ऑफ दिस वगैरह वगैरह, है ना। कोई भी एक फैक्टर ले सकते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी, आप पहचानेंगे कैसे, है ना। ये समझ लो, जिस किसी भी प्रॉपर्टीज को हम लोग ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर हम किसी सिस्टम को ब्रेक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो फिर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इनको पहचानने का तरीका है। अब इनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, अब एक नोट है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में एक नोट लिखा गया। क्या नोट लिखा गया? देखो जरा, लिखा गया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर additive and intensive property are not। अब इस बात का मतलब क्या है वो भी समझ लो, है ना। अब इस बात का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट, मतलब एडिटिव नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव है लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम में 2 प्रॉपर्टी है, एक्स और वाई, और अगर वो दोनों, ऐसे समझ लो, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक्स और वाई। हम मान लेते हैं कोई भी 2 फैक्टर्स हैं और उन दोनों फैक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए, समझ लो, अगर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है तो उनको ऐड नहीं कर सकते। मतलब ये बोला गया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एडिटिव नहीं है लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक एडिटिव रूल्स को फॉलो करते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो जरा, हमने मान लिया लेट, पहला पॉइंट, लेट x and y are 2 intensive property। हमने मान लिया x और y आपके क्या है? दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और दूसरा कंडीशन हमने फिर से मान लिया, लेट x and y are both एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो जरा, अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
या इंटेंसिव भी देख सकते हैं। चलो देखिए, हाँ यही शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी दो प्रॉपर्टी है, एक्स और वाई, और दोनों ही प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम एक्स और वाई को ऐड कर देते हैं, समझना ध्यान से, अगर हम दोनों प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ही होगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आएगा। लेकिन अगर हम उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हम लोग दो प्रॉपर्टीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं, हम उसको सब मल्टीप्लाई करें या हम उसको डिवाइड करेंगे, तो तीनों ही केस में जो ऑपरेशन हम लोगों ने डिफरेंट लगाए, जो रिजल्टेंट होगा वो भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंपल लाइन, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, अगर आप नोट्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, अगर हम उनको ऐड कर दें या फिर हमने उनको मल्टीपल कर दिया या फिर हमने उनको आपस में डिवाइड कर दिया, तो दोनों ही क्या होंगे, ये सभी ऑपरेशन क्या होंगे, रिजल्ट क्या दिखाएंगे, वो रिजल्ट आपके दिखाएंगे इंटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। अब बारी आती है एक्सटेंसिव की। कोई एक सिस्टम है उसमें भी दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, और दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अगर हमने एक्स और वाई को ऐड कर दिया, अगर हमने एक्स और वाई को आपस में मल्टीपल कर दिया, तो ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ऑपरेशन रिजल्ट एक्सटेंसिव ही देंगे। दोनों लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स इंटू वाई आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम दोनों प्रॉपर्टी अगर एक्सटेंसिव है और उन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, समझना ध्यान से, अगर कोई एक सिस्टम है इसमें दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और उनको आपस में अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मींस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक मिनट, हम लोग इसके थ्रू यहां तक आप लोग समझ रहे हो कि ये रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है। क्या है, क्या बोला मैंने, फिर से समझ लो, एक्स और वाई, अगर कोई एक सिस्टम है इसमें दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। लेकिन अगर एक्स और वाई, ध्यान समझना, अगर एक्स और वाई दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, समझ लो, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, इफ x and y are intensive property, sorry extensive property, extensive property, अगर x और y दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और फिर इनको डिवाइड किया जाए, दिख रहा है ना, x अपॉन y अगर किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आपका आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस बात को याद रखना। कैसे, अब समझ लो जरा एग्जांपल के थ्रू, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, समझ गए ना सारी बातें। अब देखो जरा इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं, मैं ये बात आपको क्लियर करता हूं। एग्जांपल के तौर पे हमने कोई एक सिस्टम ले लिया जिसकी दो प्रॉपर्टी है, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, और ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी है, बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हमने इस मास को x मान लिया और इस वॉल्यूम को y मान लिया, तो हम लोग जानते हैं कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और उनका हम लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आएगा वो इंटेंसिव होना चाहिए। तो देखो जरा, हमने क्या किया, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा बताओ बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम आपका होता है डेंसिटी के बराबर। किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। और मैं आपको एक चीज बता दूं, डेंसिटी आपका
एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो हम लोग जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो मैंने बताया आपको। क्या बताया, फिर से समझ लो। एक सिस्टम है, फिर से समझना ध्यान से, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में किन्हीं हम दो प्रॉपर्टीज को लेके कंपेयर करते हैं। अगर सिस्टम में हम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं और उन दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर ऐड कर देते हैं, उन दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी क्या होगी, इंटेंसिव होगी। लेकिन जब हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, तो अगर हमने मान लिया कोई एक सिस्टम है, उसमें दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई अगर आपस में कंपेयर करें, तो अगर हमने उसका एक्स प्लस वाई निकाला तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्सटेंसिव होगा। एक्स इंटू वाई निकाला, रिजल्ट देखेंगे वो भी एक्सटेंसिव आएगा। लेकिन अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स और वाई को आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो इंटेंसिव आता है। कैसे आता है वो समझ लो। हम लोग जानते हैं कि कोई एक सिस्टम है, उसमें कोई दो प्रॉपर्टी काम कर रही है, मास और वॉल्यूम। और मास और वॉल्यूम दोनों कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे मालूम, हमने क्या बोला, हम लोग उस प्रॉपर्टी को ऐसे डिवाइड कर देंगे। मान लो हमने ऐसे मास को डिवाइड किया, वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया, क्यूब को बीच से काट दिया, तो क्या उस पार्टिकल्स के वॉल्यूम और मास के ऊपर फर्क पड़ेगा? यस, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर हम उसको आधा कर देंगे, मान लो ये मार्कर है 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का नहीं होगा, एक मान के चलते हैं, मान लेते हैं ये मार्कर 10 ग्राम का है, इसको बीच से तोड़ दें, तो यहाँ वाला जो मार्कर होगा वो कैसा होगा, 5 ग्राम। यहाँ वाला जो मार्कर होगा वो भी 5 ग्राम, और इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो भी आधा हो चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करने पर प्रॉपर्टी भी ब्रेक हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन उन्हीं दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो इंटेंसिव होता है। तो हमने यहाँ पर वो एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये कोई सिस्टम है जिसमें मास और वॉल्यूम दो प्रॉपर्टी है, और मास और वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव हैं। बट जब हम इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो इंटेंसिव आना चाहिए। देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है, ध्यान से समझना बेटा, ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये मास अपॉन वॉल्यूम आपका, ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम इनके कंपैरिजंस को शो कर सकते हैं। देखिए अब मैं एक रिवाइज करवा देता हूं, देखो जरा, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखिए, सुनो, सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर x और y दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, तो x प्लस y इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिव, और x इंटू वाई क्या होगा, इंटेंसिव। x y y क्या होगा, इंटेंसिव। लेकिन अगर हम लोग केस सेकंड में बात करते हैं, और मैंने मान लिया इफ x एंड y बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एक्सटेंसिव। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। x डिवाइड बाई वाई क्या होगा, इंटेंसिव। ठीक है बेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स, देखो अगर आप लोगों को डाउट्स नहीं है, समझना, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है, तो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग सब कुछ समझ आ रहा है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। दो ही रीजन होते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है
मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई भी डाउट नहीं बन रहा है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोनों बातें याद रखना, केवल कुछ ना पूछने के केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो सब अच्छे से समझ रहे हो या कुछ भी नहीं समझ रहे, बस चल रहा है कहानी, है ना। प्रॉपर्टी को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 प्रॉपर्टीज को माइनस नहीं किया जा सकता है, उनको ब्रेक किया जा सकता है। और अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया। मास और वॉल्यूम, कोई भी एक क्यूब ले लो, उसको बीच से ब्रेक कर दो तो उसका मास भी इफेक्टेड हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी इफेक्टेड हो जाएगा। अब आप मास को मास से माइनस कैसे करोगे? मान लो कोई सिस्टम है, ये मार्कर है, इस मार्कर को आप माइनस कैसे करोगे? ऐसे थोड़ी तोड़ पाओगे इसको, है ना। इसको हम लोग ऐसे तोड़ पाएंगे, समझ गए। तो सब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम लोग आपस में सबट्रैक्ट नहीं कर पाते। प्लस कर पाएंगे मतलब ऐड कर पाएंगे, मल्टीपल कर पाएंगे या डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। हम 2 प्रॉपर्टीज को ऐड कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, देखो बेटा ध्यान से समझना। मान लेते हैं, समझा ना तेरे ध्यान से, हम इनकी बात करते हैं। मैंने कोई एक फैक्टर ले लिया, हम लोग एक मैं इसको रब कर देता हूं। हमने एक प्रॉपर्टी लिया x जो कि मास है, हमने एक प्रॉपर्टी लिया y जो कि वॉल्यूम है, ठीक है। जब हम मास और वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, मास प्लस वॉल्यूम को ऐड किया, तो क्या जिस किसी भी यूनिट सेल, जिस किसी भी सिस्टम में हम इन प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर क्या उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी? होगी। और मान लेते हैं, समझना ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का मास m है। हमने कोई एक दूसरा कंटेनर ले लिया जो मास लेस है, लेकिन इसका वॉल्यूम कुछ काम कर रहा होगा। जैसे गैसेस, जिस किसी भी कंटेनर में हम लोग बैलून की बात करते हैं, तो बैलून तो मास लेस होता है, लेकिन उन गैसेस का कुछ ना कुछ वेट होता है ना। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, तो जो भी रिजल्टेंट बनेगा, जो भी रिजल्टेंट बना, क्या उसके मास और वॉल्यूम में इफेक्ट होगा? यस, होगा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो 2 प्रॉपर्टीज ऐड करके यहाँ पर अमाउंट में कुछ चेंजिंग हुई ना, अगर चेंजिंग हुई तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सटेंसिव है। चेंजिंग नहीं हो पा रही है, हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंटेंसिव हो जाएगा, सिंपल। ओके, ठीक है, चलिए डन। तो ये तो बात आपकी हुई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अभी हम लोगों को आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया, जिसमें यह देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फाइनली उनका आपस में रिजल्ट क्या होता है। प्लस हम लोगों ने यह भी देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब हम लोगों के पास इसके बाद जो पॉइंट है वो है स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। देखो जरा, अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अभी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है ये आपको समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। हम लोगों को स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल समझना दोनों एक ही चीज है। अब स्टेट फंक्शन होता क्या है? किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करें, मींस उनके फैक्टर्स पर डिपेंडेबल करें, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के फैक्टर्स पर डिपेंडेबल हैं, उनको हम लोग स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन पाथ फंक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है, है ना।
तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं तो देखो जरा हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे। हम लिखेंगे द प्रॉपर्टीज, लिखेंगे अ स्टेट फंक्शन, ऐसे लिख लेते हैं, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends upon only the state of system and does not depend upon path by which this state has been attained। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो अब ध्यान से, मैं अभी सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो बेटा समझो क्या बोला गया। अभी हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ना है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेट फंक्शन को समझना है। स्टेट फंक्शन ही आपका स्टेट वेरिएबल होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर, केवल सिस्टम के स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसे पाथ से कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स मतलब जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा मैंने, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे आपके क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टीज। तो ये बस ऐसे जनरल पॉइंट्स था, आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोगों को पाथ फंक्शन की बात करनी है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं किसी को, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट बेटा पूछो, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज है, चीजें कॉमनली लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है फिर से समझ लो, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली द स्टेट ऑफ फंक्शन, सॉरी स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंडेबल है, सिस्टम के वेरिएबल्स पर। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये दो तीन बातें अभी आपने पढ़ी नहीं है, समझ लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी आपको समझना है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये तीनों वर्डिंग। और एक बार हमने अभी पिछले लिखा था गिब्स फ्री एनर्जी, ये तीन चार वर्डिंग ऐसी है जो एकदम नई है आपके लिए, हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, और ये इसी चैप्टर का आगे का पोर्शन है। बट वो स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग एक एग्जांपल के जैसे उसको पढ़ रहे हैं। बाकी के ये जो प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन आप लोग अच्छे से समझ गए। ऐसी प्रॉपर्टीज जो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये पाथ फंक्शन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन की। ठीक है बेटा, अब देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है, रब कर दूं। हाँ देखो,
अगला पॉइंट है पाथ फंक्शन। तो अब ये पाथ फंक्शन क्या है वो भी समझ लो। सीधा सीधा मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ के ऊपर डिपेंडेबल हो। पाथ का मतलब क्या, रास्ता। यहां से साफ समझ आती है ना, क्लियर है बात। बट केमिस्ट्री लैंग्वेज इसको लिंक कैसे करोगे? ऐसी किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंड करें। आई मीन जब कोई भी सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगा, तो उस केस में उसका जो पाथ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टीज, सिस्टम के अपने फैक्टर्स। तो उस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे तो देखो जरा किस तरीके से बिहेव होगा। पाथ फंक्शन की डेफिनेशन देखो जरा। These variable are path dependent, and their value depends on the path। ठीक है, क्या बोला गया? पाथ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंडेबल है? उसके अपने पाथ पर। अब ये इस बात का मतलब क्या है कि उसके अपने पाथ पर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट में है, ठीक है बेटा, और इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कौन से फैक्टर इस पर इफेक्टेड हो रहे हैं उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। और ये सारी बातें हम लोग अगर इक्विलिब्रियम से कंपेयर करके डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, देखो जरा आगे। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, और उस पॉइंट का नाम है स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, बेटा टाइम हो गया, ओके एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमें बताओ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन तक हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। इस लेक्चर में अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात की। स्टेट फंक्शन को ही हम लोग स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस पढ़ना था, लेकिन उसको समझने के लिए इस बात को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब कल के लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मेन जो पॉइंट समझने वाला था वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, हम लोगों को वो बस रीड करनी थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इंटेंसिव एक्सटेंसिव से क्वेश्चन आते हैं, बाकी फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अब थर्मोडायनेमिक कल पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं कल, ओके बेटा, बाय 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 ऑल ऑफ यू, टेक केयर।